स्टूडेंट्स ऑफ द डीएलएड थर्ड सेमेस्टर, आज का जो टॉपिक है वो है विषाणु में जनन। विषाणु में जनन की प्रक्रिया कैसे होती है, इस को देखेंगे हम। अंग्रेजी में बोला जाता है इसको रिप्रोडक्शन इन वायरस। रिप्रोडक्शन इन वायरस। वायरस का मतलब हमने कल बताया था कि वायरस जो होता है वो पॉइजनस सब्सटेंस है, मतलब पॉइजनस सब्सटेंस है जिसके माध्यम से ये किसी भी जो जीवित कोशिका होती है उस पे जो है निर्भर होते हैं। ये क्या होती है, परजीवी होता है, तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। ऑब्लिगेट का मतलब होता है अविकल्पी जो है परजीवी होता है और ये कोशिका पे पाया जाता है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे इस चैप्टर के माध्यम से कि उसमें जनन कैसे होता है। हम आपको बता दें, चूँकि आप जानते हैं कि जो वायरस होते हैं वो क्या होते हैं, असेलुलर या फिर ये कह सकते हैं उपकोशिकीय स्तर के जंतु होते हैं। मतलब इसमें कोशिका नहीं पाई जाती, इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन कोट पाई जाती है और न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। दो चीज़ों से मिलकर इसकी बॉडी बनी होती है और इसी दो चीज़ों से मिलकर बॉडी जो बनी होती है उसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जो वायरसेस होते हैं वो और जितने भी एंटिटीज़ होती हैं उससे अलग होते हैं। अब उसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि विषाणुओं में जो जनन की प्रक्रिया होती है वो जितने भी और जंतु होते हैं उनसे भिन्न होता है। एक्चुअली में मतलब कि वास्तविकता में यह है कि विषाणुओं में हम जो जनन लिखते हैं, यहाँ पे जनन ना बोल के यहाँ पे कह सकते हैं कि इसके जो न्यूक्लिक एसिड है इसमें द्विगुणन की क्षमता होती है, द्विगुणन करते हैं। जैसे ही कोई कोशिका जीवित कोशिका प्राप्त करेंगे तो ये जो है क्या करने लगेंगे, जनन की प्रक्रिया में इन्वॉल्व हो जाएंगे, जनन की प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे और उसके माध्यम से अपनी संख्या को बढ़ाने लगेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसमें जो है जीवाणुओं में कैसे होता है। जैसा मैंने बताया कि जो विषाणु होते हैं, विषाणु क्या होते हैं, इसको बोला जाता है अविकल्पी परपोषी बोला जाता है, परपोषी। मतलब कि या यहाँ पे परपोषी की जगह हम परजीवी लिखें, परजीवी, अविकल्पी परजीवी होता है। अविकल्पी परजीवी को अंग्रेजी में बोला जाता है ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। तो ये दूसरे पे पूरी तरीके से संपूर्ण रूप से जो है वो उसी पे निर्भर होता है और उन्हीं से अपनी रेप्लिकेशन जो जिसको आप जो है द्विगुणन की प्रक्रिया करते हैं उन्हीं से वो वहाँ पे द्विगुणन की प्रक्रिया और प्रोटीन चीज़ों को प्राप्त करके फिर से नए नए अपनी तरह वायरसेस को जन्म देता है। तो ये जैसा मैंने बताया कि पूर्णतः जो है ये इस पे पाया जाने वाला, तो सजीव कोशिका पर ये जो क्या कहते हैं कि ऑब्लिगेट पैरासाइट या विकल्पी विषाणु होता है वो सजीव कोशिका पर बाह्य या आंतरिक रूप से पाया जाता है। तो उसमें एक प्रक्रिया होती है, तो इसमें जो है लाइटिक चक्र, यहाँ पे लाइटिक
साइकिल बोलते हैं उसको, लाइटिक चक्र। अब आपको समझना पड़ेगा लाइटिक चक्र क्या है। जैसा मैंने बताया कि सजीव कोशिका के बाह्य या अंतः जब ये पर पाए जाते हैं तो ये द्विगुणन की प्रक्रिया में द्विगुणन की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। तो जबकि जो हम बताएंगे आपको कि यहाँ पे जो लाइटिक चक्र होता है, इसमें जो जीवाणु की कोशिका होती है वो नष्ट हो जाती है, या यूँ कहें कि जीवाणु जो है नष्ट हो जाता है, मर जाता है। और जो वायरस होते हैं जो द्विगुणन की प्रक्रिया करते हैं वो वहाँ से नए नए प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल को बनाते हुए अपने फिर से उसी फॉर्म उसी रूप में नए नए वायरसेस को जन्म देते हैं, जिससे कि वहाँ पे बैक्टीरिया जो जीवाणु कोशिका होती है वो नष्ट हो जाती है और ये अलग अलग प्रकार के नए वायरसेस का फॉर्मेशन कर लेता है, निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार के चक्र को लाइटिक चक्र बोलते हैं। लाइटिक साइकिल बोली जाती है, लाइटिक साइकिल बोलते हैं, लाइटिक साइकिल। अब लाइटिक चक्र क्या होता है, अब ये आपको समझना है। जो लाइटिक चक्र होता है को पोषद कोशिकी चक्र भी बोलते हैं, पोषद कोशिकी चक्र या परजीविता चक्र। पोषद कोशिकीय चक्र या परजीविता चक्र। परजीविता चक्र मतलब क्या हुआ, पोषद कोशिकी चक्र, पोषद में पाए ये चूंकि क्या है लाइटिक साइकिल हो रही है तो ये सजीव कोशिका में है तो वो उसके ऊपर पोषद के रूप में है। या फिर परजीविता चक्र परजीवी के रूप में वहाँ पे पाया जाता है किसी भी सजीव कोशिका में, तो इसलिए जो है इसको परजीविता चक्र भी बोलते हैं। लेकिन विशेषकर इसको लाइटिक साइकिल के नाम से ही जाना जाता है। और हमेशा आप ये जानिए कि लाइटिक चक्र वो चक्र है जिसमें जो है जो जीवाणु चक्र या सजीव जो कोशिका होती है वो जो जीवाणुओं की वो नष्ट हो जाती है और जो वायरस होते हैं वो अपने न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुणन करते हुए और प्रोटीन का निर्माण करते हुए नए नए वायरसेस को जो है उसी फॉर्म के वायरसेस को जन्म देते हैं और फिर से नए बैक्टीरिया या फिर जो है कोशिका पे जो है आक्रमण करते हैं। तो हम यहाँ पे अब लाइटिक साइकिल के पूरी प्रक्रिया को समझते हैं कि लाइटिक चक्र कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, उस चीज़ को समझते हैं। तो इसमें कुछ स्टेज पाए जाते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि जो लाइटिक साइकिल है, लाइटिक साइकिल या लाइटिक चक्र जो है ये कुछ चरणों में पूरा होता है। तो कुछ चरणों में पूरा होने का सेंस ये है कि ये कुछ जैसे कि जो विशेषकर जैसे लाइटिक साइकिल का जो वैज्ञानिकों ने प्रदर्शन देखा है या फिर जो उसको ऑब्जर्व किया है वो विशेषकर जीवाणुओं के ऊपर, जो जीवाणु भोजी वायरस होते हैं, जो जीवाणुओं पर इन्फेक्शन या फिर जो है रोग फैलाते हैं, तो वो जीवाणु भोजी वायरस होते हैं। और जो जीवाणु भोजी होते हैं वो जीवाणुओं पे आक्रमण करके इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल होते हैं। तो हमने कहा कि ये इसमें कई स्टेप होते हैं। जैसे कि जब वो आक्रमण करेगा तो वो वहाँ पे पहले वहाँ पे उसके सरफेस पे जुड़ेगा। सरफेस पे जुड़ने के बाद क्या होगा कि उसमें पेनिट्रेशन मतलब उसको भेदेगा और भेदने के बाद उसमें जो है क्या होगा, सिंथेसिस की प्रक्रिया होगी। सिंथेसिस की प्रक्रिया होने के बाद उसको आपस में जो नए नए पार्टिकल बनेंगे, नए नए जो तत्व वहाँ पे जो वायरसेस के जो भाग बनेंगे वो आपस में जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद एंजाइम की मदद से जो जीवाणु की कोशिका होगी उसको नष्ट करते हुए या फिर जो है वहाँ पे उसको ब्रस्ट करते हुए वो बाहर की तरफ निकल जाती है। तो ये कुछ स्टेप हैं इसमें लाइटिक चक्र में जिसको आपको जानना जरूरी है। वैसे इसको जो है जैसे अंग्रेजी में टेम्परेट बोला जाता है, मतलब वायरसेस जो होते हैं वो दो यहाँ पे इन्फेक्शन मतलब या साइकिल के आधार पे दो बोले जाते हैं। एक टेम्परेट होता है और एक जो है जो कि लाइसोजेनिक साइकिल में पाया जाता है। तो इस प्रकार से दो होते हैं।
तो यहाँ पे देखते हैं टेम्परेट वायरस है। लाइटिक चक्र में देखते हैं कई स्टेज है। तो पहला स्टेज जो होगा वो क्या होगा, अधिशोषण होगा। पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप अधिशोषण। अधिशोषण को बोलते हैं एडजॉर्प्शन, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। अब देखिए एडजॉर्प्शन क्या है। अब देखिए हम बना रहे हैं आपको एक इसका स्ट्रक्चर, यहाँ पे बनाते चलते हैं, स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए अगर ये हम जीवाणु कोशा बनाएं इस प्रकार से, जीवाणु कोशा है ये, इस प्रकार से होती है। और जीवाणु कोशा में उसका अपना क्या होता है, जो है अपना एक डीएनए होता है और उसकी अपनी सेलवाल होती है, इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। और लाइटिक साइकिल होने के लिए जो फेज वायरस कल मैंने बताया था कि जो है जिसमें हेड रीजन, टेल रीजन, फाइबर्स और जो है न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, उस प्रकार के तो फेज वायरस होते हैं। तो जैसे इसका नाम क्या होता है, इसका नाम है बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज वायरस, बैक्टीरियोफेज विषाणु। अब क्या यहाँ पे नाम से समझिए, ये देखिए फेज है और बैक्टीरिया है, तो फेज ऑफ बैक्टीरिया मतलब वह विषाणु जो कि जीवाणुओं पे जो है अटैक करे या जीवाणुओं में जो है रोग फैलाए या जीवाणुओं को जो है जीवाणुओं के ऊपर जो है जाके अपनी पूरी लाइटिक प्रक्रिया को पूरा करे, तो वो जो है बैक्टीरियोफेज विषाणु कहलाते हैं। तो जैसा मैंने इस प्रोसेस में पहला प्रोसेस लिया अधिशोषण, एडजॉर्प्शन। अधिशोषण का मतलब होता है कि एक कोशिका, जीवित जीवाणु की कोशा है, उस पे ये इस प्रकार के, देखें हमने कल बनाया था आपको, इस प्रकार के जो जीवाणु भोजी वायरस होते हैं वो आके इस पे अटैक करेंगे, आक्रमण करेंगे और इसके स्पिन की सहायता से इस सरफेस पे आके जुड़ जाते हैं। क्योंकि साल्ट बना रहे हैं तो हम बस इसको ऐसे ही दिखाई देंगे, देखिए इस प्रकार से। तो जबकि बैक्टीरिया के शरीर पे बैक्टीरिया के जो भाग होते हैं वो उस पे आके इसका अपने आप में जुड़ना, यहाँ पे किसी और जो बैक्टीरिया और जो वायरसेस होते हैं वो हर जगह नहीं जुड़ते, वहाँ पे उनकी एक विशेष प्रकार का स्थान, विशेष प्रकार की अंग्रेजी में साइट बोली जाती है, वो उसी स्थान पे जाके जुड़ते हैं और ये टेल फाइबर की मदद से वहाँ पे अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं, वहाँ पे यहाँ पे अपने आप को यहाँ पे व्यवस्थित करके इस बैक्टीरिया से अधिशोषण की प्रक्रिया कर लेते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं उस स्थान पे। और यहाँ पे जुड़ने से तात्पर्य ये है कि यहाँ पे कुछ जो है रिसेप्टर और एंजाइम की मदद से ये जुड़ते हैं, और जो कि क्या करना है आगे की प्रक्रिया में, इससे जो है ये द्विगुणन की प्रक्रिया करेगा, इसलिए वो उस प्रकार का रास्ता या उस प्रकार का जो है प्रक्रिया को खोजता है जिससे कि वो अच्छी तरीके से जुड़ते हुए वेधन की प्रक्रिया कर ले। तो अब हम देखेंगे जब जुड़ने के बाद क्या होगा, दूसरा होगा अब इसमें वेधन। हिंदी शब्द है वेधन, इसका मतलब अंग्रेजी में होता है, अंग्रेजी में ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे आप, पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन है ये, पेनिट्रेट करना, वेधन की प्रक्रिया। अब जैसे ही इसके सरफेस पे इसके आके ये चिपकता है, जुड़ता है एंजाइम या रिसेप्टर की मदद से, तो ये जो फाइबर्स होती हैं ये अपने आप को यहाँ पे कर लेती हैं, और ये जो है दूसरे स्टेप में हम दिखाएंगे, तो बस ऐसे ही दिखा देंगे। दूसरे स्टेप में ये जो बैक्टीरियोफेज होता है ये पूरी तरीके से यहाँ पे इसके जो पिन्स होते हैं, यहाँ पे ये इस एरिया में पिन होता है, तो पिन से इसको इस
रीजन जो बैक्टीरियल सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो पूरी तरीके से उसको डिज़ोल्व कर देती है और ये डिज़ोल्व करती है। तो ये जो डिज़ोल्व होना है पिन के माध्यम से फैलते हुए, जैसे पिन चुभोता है उसी प्रकार से ये यहाँ पे इस स्पेस को चुभोते हुए एक रास्ता बना देती है, जहाँ से जो वायरल डीएनए है या फिर वायरस का जो जीनोम है, जिसको यहाँ पे विरियॉन बोला जाता है, क्योंकि जहाँ से वायरस के छोटे और एक्टिव भाग को जहाँ से ये सब प्रक्रियाएं होती हैं उसको विरियॉन कहते हैं। तो ये यहाँ से आगे अंदर की तरफ प्रवेश कर जाएगा। तो देखिए पेनिट्रेशन मतलब भेदन, पेनिट्रेट किया अंदर की तरफ, ये यहाँ से प्रवेश करेगा। अब प्रवेश करने के बाद जो है जो ये प्रोटीन कोट होता है उसको वहीं पे छोड़ देगा और वायरस जो होता है, जैसे ये बैक्टीरिया का वायरस है, बैक्टीरिया का जो है ये जीनोम है, अब वायरस का जो जीनोम होगा जो जिसको हमने अभी विरियॉन बोला, ये यहाँ पे ये इस फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा। अब क्या होगा, अब इसमें जो है इन दोनों में द्विगुणन की प्रक्रिया होगी। द्विगुणन की प्रक्रिया हमेशा कब होगी, जबकि यहाँ पे हम आपको बताएं द्विगुणन की प्रक्रिया होने के लिए अब ये पहले क्या होंगे, ये जो वायरसेस होते हैं द्विगुणन में जाने से पहले अपने आप को यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ देंगे। क्यों तोड़ देंगे, क्योंकि इसको अंग्रेजी में डिसइंटीग्रेशन बोला जाता है। इंटीग्रेट का मतलब एक प्रकार का संगठन, एक प्रकार का पूरी जो इसकी आकृति थी वायरस की उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया। तोड़ने का सेंस ये होता है कि ये जो एक छोटे छोटे पार्ट होते हैं, हमने कहा विरियॉन है, ये जाके इस बैक्टीरियल जो जीनोम है, बैक्टीरिया का जो डीएनए है, उस डीएनए से जाके जुड़ेंगे। अब जबकि जुड़ेंगे तो फिर आप समझ सकते हैं हम अगले फेज में बनाएं तो कैसे बनाएंगे। देखें, जब बनाएंगे तो देखिए इसमें हम अगर इस तरीके से बनाएं, इस तरीके से निर्माण करें तो हम यहाँ पे छोटा सा अगर ये दिखाने का प्रयास करें, देखिए ये छोटा सा यहाँ पे दिखाई, ये जो भाग है ये वायरस का है एक एग्जाम्पल के तौर पे, और ये जो भाग है ये बैक्टीरिया का जो जीनोम है वो है। मतलब ये विरियॉन हो गया, ये जो बैक्टीरिया का डीएनए है वो दोनों क्या कर गए, आपस में जुड़ गए। और आपस में जुड़ के तो यहाँ पे आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो वायरस का जीनोम होता है, वायरस का जो विरियॉन हम कह रहे हैं, वो बहुत ही एक्टिव और बहुत ही ताकतवर होता है। वो जैसे ही जीवित कोशिका मतलब जीवाणु में प्रवेश करती है, तुरंत द्विगुणन की प्रक्रिया में, जो द्विगुणन की प्रक्रिया होती है जिसको रेप्लिकेशन बोलते हैं, उसमें शामिल हो जाती है। और शामिल होके क्या करेगी, इसके साथ में जीवाणु के जो डीएनए है उसके साथ में जुड़ जाएंगे और पूरी तरीके से। तो आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि किसी भी जीवित जो कोशिका होती है उसमें उपापचयी क्रियाएं होती हैं, और उपापचयी क्रियाओं का जो नियंत्रण होता है वो प्रोटीन के आधार पे होता है। और प्रोटीन जो है वो उसके जीनिक कंट्रोल में, मतलब जीन के नियंत्रण में होता है। जीन जो कि डीएनए पर पाया जाता है, तो ये क्या है, इसका डीएनए है। तो डीएनए पे जो जीन होगा उस पे जो बनने वाली जो प्रोटीन होगी, जो उसके पूरे उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करते होंगे अलग अलग प्रकार से, वो ये जो वायरस होता है, वायरस का जो जीनोम है जिसको विरियॉन बोलते हैं, वो उसके साथ में जुड़ के क्या कर लेगा, पूरी तरीके से उस पर जो है नियंत्रण कर लेगा। क्या कर लेगा, नियंत्रण कर लेता है। अब जबकि नियंत्रण कर लेगा तो आप ये समझ सकते हैं कि पूरी तरीके से ये बैक्टीरियल जीनोम नियंत्रण कर लेगा, तो ये जो है वायरस के नियंत्रण में होके काम करने लगेगी। तो जो विरियॉन है, विरियॉन्स हैं वो जो है अब इसके साथ में जुड़े हैं, कंट्रोल कर लिया पूरी तरीके से जो प्रोटीन उसके
उपापचयी क्रियाएं मतलब जैविक प्रक्रिया, जीवाणु के जैविक प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार थे, अब वायरस के लिए प्रोटीन का निर्माण करने लगेंगे और वहाँ पे उसके साथ साथ में न्यूक्लिक जो अम्ल था वो बनने लगेगा। तो आप समझ सकते हैं, तो जब बनने लगेगा तो इसका मतलब है कि चूंकि आपको पता है कि वायरस का जो अस्तित्व है वो उसके प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड पे ही निर्भर करता है, और तो न्यूक्लिक एसिड पर निर्भर करेगा, तो ये आप समझिए कि तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, अब जबकि तीसरा जो स्टेप होगा वो संश्लेषण का होगा या सिंथेसिस, जिसको संश्लेषण, तो संश्लेषण का होगा। तो संश्लेषण मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं सिंथेसिस की प्रक्रिया। अब जबकि मैंने कहा कि पूरी तरीके से नियंत्रण में कर चुका है, नियंत्रण में होने के बाद क्या होगा, ये नियंत्रण में ले लिया, और जब नियंत्रण में ले लेता है तो पूरी प्रक्रिया को करवाने लगा। तो अब यहाँ पे हम जो है इसके बाद एक और भी संरचना बना रहे हैं आपको। अब देखिए, जबकि ये पूरी तरीके से यहाँ पे नियंत्रण में ले चुका है, अब जो वायरस के जो प्रोटीन टेल या जो कॉलर रीजन, जो रीजन होते हैं, जो उसके हेड रीजन होता है, जो उसका टेल रीजन पूंछ रीजन होता है, जो उसकी फाइबर्स होती है, जो उसकी प्लेट होती हैं, उन सभी चीज़ों का निर्माण इनके माध्यम से होने लगता है। संश्लेषण लिखा है तो आप देखें, कहीं पर केवल हेड रीजन बन जाएगा, कहीं पर केवल ये कॉलर रीजन होगा प्लेट के साथ में, कहीं पर जो है वो उसका जो है टेल रीजन बन जाएगा इस प्रकार से। तो अलग अलग तरीके से हर पूरे इस सेल जीवाणु के कोशा में ये इस प्रकार से संरचना बना लेंगे, मतलब पूरी तरीके से फॉर्मेशन होने लगेगा। ठीक है, पूरी तरीके से यहाँ पे इसका फॉर्मेशन होने लगेगा। तो मतलब सिंथेसिस की प्रक्रिया, ये संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो यही दिखाती है कि इसके जुड़ने के बाद जैसे ही नियंत्रण में लिया तो अपने हिसाब से, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को करने जा रहा है, वो जबकि दूसरे के नियंत्रण में है, जब उस पर एकाधिकार करता है तो अपने डायरेक्शन के हिसाब से काम करवाता है। ठीक उसी प्रकार से वायरस जब इसके साथ में जुड़ा तो द्विगुणन की क्षमता उसमें ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा द्विगुणन करके अपनी कॉपी को, अपने नंबर को ज़्यादा बढ़ा लेंगे और वहाँ पे अपने नियंत्रण में करके अपनी चीज़ों को, मतलब इसका जो फॉर्म है, इसका जो रूप रंग है, इसकी जो साइज़ है, उस हिसाब से उसके अलग अलग जो पार्ट होते हैं, जो प्रोटीन का पार्ट है, जो टेल है, जो फाइबर है, जो इसका न्यूक्लिक एसिड है, वो इसके अंतर्गत बनने लगेगा। तो ये तो प्रक्रिया रही जो है क्या कहते हैं, संश्लेषण अवस्था की। नेक्स्ट चलते हैं परिपक्वन। परिपक्वन मतलब मैचुरेशन बोलते हैं इसको। परिपक्वन का मतलब होता है मैचुरेशन। अब इसमें क्या होगा, अब बार बार चूंकि क्या होता है कि वायरस जो होता है वो एंजाइम की मदद से संश्लेषण करके ये सारी प्रक्रियाओं को करवाता है, तो अब इसके बाद ये मैचुरेशन हो जाएगा। मतलब अगर हम डायग्राम बनाएं एक तरीके से तो इसमें देखेंगे तो ये जो होगी अब परिपक्व हो जाएंगी। तो जैसे मतलब कि मैचुरेशन बोलते हैं, मैचुरेशन अंग्रेजी में मैचुरेशन, अब एक दूसरे से क्या, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, तो जुड़ने से इसको बोलते हैं असेंबली। ये आपस में क्या जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो जुड़ने से क्या होगा, ये इस प्रकार से देखें, इस प्रकार से फिर से निर्माण हो जाएगा इसका, जैसे दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये इस प्रकार से ये दिखाई पड़ेगा। उसके अंदर 6 टेल फाइबर्स होती हैं, हमेशा ध्यान रखिए, 6 से ज़्यादा नहीं होती। टेल प्लेट होती है, कॉलर रीजन होती है, इसमें इसके साथ प्रोटीन कोट होता है, डीएनए होती है, तो ढेर सारी इसके अंतर्गत जो है बन जाएंगी। हम आपको एक दो बना देते हैं, उसके आधार पे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए इस तरीके से इसमें असेंबली हो जाएगी, मतलब एक दूसरे से ये संगठन आपस में पूरे जो जितने भी भाग हैं इसके आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ के इस प्रकार से परिपक्वन की स्थिति कर लेंगे, जिसको मैचुरेशन बोलते हैं, मतलब मैच्योर्ड हो जाएंगे। अब मैच्योर होने के बाद की प्रक्रिया क्या होगी, इसके बाद जो है उसको बोलते हैं विमुक्त, विमुक्त होना।
विमुक्त का मतलब होता है लिबरेशन, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लिबरेशन। अब लिबरेशन में क्या होगा? लिबरेशन में ये जो है, जो वेरियांस होते हैं, ये जो परपोसी है, ये जो यहाँ पे जो बैक्टीरिया जीवाणु है, या फिर कह सकते हैं जो परपोसी है, जो विरियांस है, वो कोशिका को एंजाइम की मदद से क्या कर देगा? फाड़ देगा, मतलब फट जाएगी ये कोशिका। ये इस तरीके से हम दिखाएं तो ये, और तब क्या होगा? ये जो परिपक्व होके इस प्रकार से जीवाणु परिपक्व होके इस प्रकार से जो निर्माण हुआ है बैक्टीरियोफेज का, वो बाहर की तरफ निकलने लगेंगे। हम यहाँ पे एक दिखा देते हैं, देखिए, लिबरेट कर रहे हैं, मतलब बाहर की तरफ ये विमुक्त हो रहे हैं, निकल रहे हैं। और निकल रहे हैं तो ये कैसे निकल रहे हैं? ये जो बैक्टीरिया का या जीवाणु का जो सेल कोशिका है, उसको क्या कर दे रहे हैं? ब्रस्ट कर दे रहे हैं। इसको जो है एंजाइम की मदद से फट जाती है, और ये यहाँ से विमुक्त हो जाते हैं, मुक्त होके फिर से एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। और ये फिर से नई कोशिका को, एक नई कोशिका को यहाँ से हम दिखाएं तो फिर से एक नई कोशिका को ये फिर से क्या करते हैं? संक्रमित करते हैं। फिर से एक नई कोशिका को संक्रमित करेंगे। तो इस प्रकार से आपने लाइटिक चक्र में देखा कि जो रिप्रोडक्शन है वायरसेस का, उसमें जो फेज वायरस होता है, विषाणु होता है, जो कि विरियान को रखता है, उसकी जो यूनिट होती है वायरस की, उसके आधार पे वो एक स्वस्थ जो जीवाणु होता है उस पर आक्रमण करके अपने जो है न्यूक्लिक अम्ल को उसके अंतर्गत पहुंचाता है। उसके बाद उसमें आपस में जुड़ाव होता है, और जुड़ के द्विगुणन की जो क्षमता होती है वो लगातार वायरसेस जो विरियान होता है वो लगातार बनाता है। उसके बाद वो पूरी प्रक्रिया को नियंत्रण में लेते हुए अपने जो उसका फॉर्म है, रूप है, उसके अनुसार जो उसके भाग होते हैं उसका निर्माण करने लगते हैं। निर्माण करने के बाद एक दूसरे से जुड़ के इसमें असेंबली, अंग्रेजी में बोला जाता है, असेंबली का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब एक परिपक्व रूप से ये जो है फेज वायरस का निर्माण करते हैं, और उसके बाद एंजाइम की मदद से ये जो कोशिका की सेल होती है इसको से बाहर निकल जाते हैं, कोशिका फट जाती है, और वहाँ से निकल के एक नई कोशिका पर फिर से जो है इस संक्रमित करेगा नई कोशिका को। तो अब इस प्रकार के जो ये जीनोम बनेंगे, ये पहले वाले जो फेज वायरस से थोड़ा अलग होंगे, क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरियल जीनोम मतलब जीवाणु के डीएनए के साथ में जुड़ के ये पूरी प्रक्रिया को करवाते हैं। तो संभवतः आप समझ सकते हैं कि ये जो है ये जो फेज वायरस होगा, ये जो नया फेज वायरस है, इससे थोड़ा अलग होगा। तो इसको लाइटिक साइकिल बोलते हैं। तो हम सामान्यतः ये कहा जाता है कि लाइटिक साइकिल वायरसेस में वो होती है जिसमें जो जीवाणु कोसा होता है या जीवाणु जो होता है उसकी मृत्यु हो जाती है, और फेज वायरस उसके एंजाइम की मदद से जो जीवाणु कोसा को के फटने के बाद वहाँ से परिपक्व होके बाहर निकल जाते हैं और दूसरी कोसा को संक्रमित करते हैं। तो इस प्रकार से आपने विषाणु में प्रजनन की प्रक्रिया होती है। एक लाइसोजेनिक साइकिल और भी होती है, इसका दूसरा फॉर्म है। उसमें बस अंतर ये होता है कि जीवाणु कभी भी उसमें जीवाणु की मृत्यु नहीं होती है, और उसमें केवल जो विरियान होता है वो जो जीवाणु का डीएनए होता है उसके साथ में जुड़ता है और वो पार्ट लगातार बना रहता है। बैक्टीरिया उस प्रकार से आगे डिवाइड होगी, तो लेकिन जो वायरस का जीनोम है उसके साथ साथ में बढ़ता चला जाएगा, और वो जो बैक्टीरिया होगा वो नए बैक्टीरिया के रूप में होगा, क्योंकि उसके साथ में जीनोम वो दूसरी प्रकार की, उसमें लाइसोजेनिक साइकिल बोलते हैं उसको। तो इस प्रकार से आपने देखा कि विषाणु में जनन होता है। तो इस कि टॉपिक में आपने बेहतर तरीके से समझा होगा कि लाइटिक चक्र क्या होता है। तो अगले चैप्टर में हम जो है कुछ वायरस के डिजीज से वायरस के द्वारा फैलाने वाले जो रोग होते हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।